हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग महिलाओं के बारे में ही बात कर रहे हैं, नहीं कि लैंगिक समानता के बारे में कि किस तरीके से है या नहीं है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ बातें जो हैं उसको हम क्लियर भी कर चुके हैं, राइट। सो अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो हमने पहले भी देखा कि किस तरीके से एक प्राइवेट सेक्टर में एंड पब्लिक सेक्टर में दोनों में ही महिलाओं को स्थिति जो है वो कहाँ है। ठीक है, और आप में से गोपाल जी का क्वेश्चन भी था कि महिलाएं हमेशा कहीं भी देखिए तो उनका सेक्स रेशियो जो है वो कम ही रहता है। किसी भी स्टेट, कुछ स्टेट को छोड़ दें यदि, तो किसी भी स्टेट में आप देखेंगे तो उनका ज़्यादातर आपको यही देखने का मिलेगा। और ये हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो सबसे बड़ा रीजन है लड़कियों को, यदि लड़कियां पैदा होती हैं किसी के भी यहाँ, आपके घर कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको देश विदेश भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परवरिश आपकी किस तरीके से हो रही है और आपके बहन की किस तरीके से हो रही है। ठीक है, वहाँ से आपको बखूबी पता चल जाएगा सारी चीज़ें कि क्या है, लड़कियों को लोग क्यों नहीं इस दुनिया में लाना चाहते। एक तो सबसे बड़ा कारण है लड़की पैदा हुई, खर्चा बचा बचा के करो। ठीक है, यानी दहेज लगना है। दहेज भी एक आप कह सकते हो कि लड़कियों के ना पैदा होने का, मतलब ना पैदा करने का किसी का एक सबसे बड़ा रीजन आप कह सकते हो कि यहाँ पे उनका और दूसरों के घर जाना है, उनको शादी करनी है, यहाँ तो रहना नहीं है। और हमने कल देखा ही कि पढ़ाई पे खर्चा यदि कोई लगाता है तो वहीं पे वो अपना खर्च करेगा जहाँ पे कि उसे कुछ मिलना है। ठीक है, तो बेटा घर पे ही रहेगा। बेटा जब घर पे रहेगा तो घर पे जो भी आमदनी आएगी घर का ही देखेगा, लेकिन बेटी तो पराया धन है। ठीक है, अब जब बेटी पराया धन है तो वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करता कि चलो ठीक है हमारी बेटी होनी चाहिए। बहुत, मैंने कल ही आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि जब बेटी पैदा होती है उस टाइम पे माँ बाप तो क्या, वो तो ठीक है खुशी होंगे ही, चलो संतान पैदा हुई, उनको उतना दुख नहीं होता जिनको पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को होता है। ठीक है, जब पूछते हैं अरे क्या हुआ, बेटी हुई है, अरे बेटी हुई है, मतलब ऐसे बोलते हैं, बोलने में भी उनकी मतलब लगता है कि जीभ कट जाएगी। तो इतना गिरा हुआ समझते हैं और इनका सामाजिक कारण ही बहुत बड़ा है। जैसे मैंने दहेज का मुद्दा जो बताया वो भी आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा, आप बोलने लगते हैं बेटी हुई, खर्चा बचा बचा के करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा खर्चा लगेगा। तो यहाँ पे और भी कई सारे रीजंस हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, बेटियों को जन्म नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपने घर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं बिल्कुल बखूबी। हो सकता है किसी के घर में बहुत अच्छे तरीके से समानता हो, वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ असमानताएं देखने को जरूर मिल जाएगी आपकी परवरिश में एंड आपकी जो सिस्टर होगी उनकी परवरिश में। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कि महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो अब हम बात करते हैं कि राजनीति में महिलाओं का क्या स्थिति है, किस तरीके से वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों को भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं। अभी आप बिल्कुल करंट का मुद्दा है, यहाँ पे कृषि बिल जो आए हैं, बिल आए हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा, बहुत बड़ा इशू चल रहा है। किसान क्या कर रहे हैं, आए दिन वहाँ पे आंदोलन हो रहा है किसान के द्वारा, जो भी किसान संगठन है वो अपना जो भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या आपने कभी सुना, महिलाओं के लिए उस बिल में कोई भी बात नहीं कही गई है। ठीक है, महिला कृषि में सबसे बड़ा उसका ही रोल होता है, उसका ही हाथ होता है। ये आप लोग जब जाएंगे कहीं भी देखेंगे या कोई भी सर्वे पढ़िए, वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का कृषि में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, वो कृषि में बहुत बड़ा काम करती हैं अपना जो भी है। लेकिन उनका यदि हम बात करें कि उनके नाम पे कोई ज़मीन है तो नहीं, पहले हस्बैंड है, हस्बैंड के बाद बेटे हैं, बेटे के बाद फिर बेटे के बेटे हैं, लेकिन महिलाओं के नाम कोई ज़मीन जायदाद नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे बिल लाए गए हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने कोई कमी रखी है, लेकिन फिर भी अभी स्थिति जो है वो पेट्रियार्की वाली बनी हुई है। और ये जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक ये स्थितियाँ बनी ही रहेंगी। ठीक है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं कर रहा है कि इसमें महिलाओं के लिए भी कुछ होना चाहिए, महिलाओं के लिए भी थोड़ा बहुत अधिकार दिए जाने चाहिए। तो इस पे एमएसपी पे बात हो रही है और कई सारे मुद्दों पे बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई चर्चा भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं। ठीक है, कहीं पे भी आपको सुनने को नहीं मिला होगा, बिल उठा के देखिए वहाँ पे भी कहीं पे बात नहीं की गई है।
तो इसमें सीधे तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि स्थिति कहाँ पे है। और उसके बाद इसमें यही बताया गया है कि इसमें कोई ये बात नहीं है बनावटी कि हम कहें कि नहीं नहीं बहुत अच्छी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा या हमारे समाज के द्वारा बहुत सुविधाएं दी गई हैं। एग्जैक्टली जहाँ तक मुझे लगता है गवर्नमेंट तो जो कर रही है सो कर रही है। हमारा समाज, जिस समाज में हम रह रहे हैं, सबसे बड़ी विसंगतियां इसमें है। ठीक है, यदि ये सुधर जाए तो स्थितियां अपने आप सुधर जाएंगी। गवर्नमेंट फिर मजबूर नहीं भी कर रहा, उसे मजबूरन करना पड़ेगा। लेकिन अब जबरदस्ती आपके सामने थाली रख दी जाए, आपका मन नहीं खाने को, जबरदस्ती आपको खिलाए, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। गवर्नमेंट कानून बना देती है लेकिन इधर वाले मानने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट कितने को मारेगी, कितने को जेल में डालेगी, लेकिन जब तक हम नहीं सुधरेंगे हमारा देश नहीं बनने वाला। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। ठीक है, हमने देखा SC ST OBC जो भी लोग हैं इनके लिए रिजर्वेशन किया गया था, पहले ही पढ़ चुके। क्यों किया गया था ये भी हमें रीजन पता है, क्योंकि जब यदि ये लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ क्या रहेंगे जो मतलब बहुदलीय हैं वही रहेंगे, तो वहां पे क्या होगा कि वो अपने लिए ही कानून बनाएंगे, अपने लोगों के लिए ही बनाएंगे, अदर लोगों पर ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए जितने भी सेक्टर हैं उन सेक्टर से हर एक पब्लिक को होना अनिवार्य है, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे महिलाएं हो, उनका वहां पे होना अनिवार्य है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। यानी कि पब्लिक जो है उसके द्वारा जो भी चुने हुए प्रतिनिधि है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है, तो या कि जो प्रतिनिधि उनको क्या किया जाए, हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए। यानी कि इसमें बात की जा रही महिलाओं को भी उसमें शामिल किया जाए। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। यानी कि भारत की चाहे वो विधायिका हो चाहे संसद हो, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे चाहे हमारी विधानसभा हो चाहे संसद हो, ठीक है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा चाहे स्टेट की विधानसभा हो, यहाँ पे हर एक जगह पे आप देखेंगे कि महिलाओं की संख्या कितनी कम है। जहाँ पे हम बात करते हैं कि 545 या 245, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सीटों की संख्या आप मिला लो, विधानसभाओं में अपनी भी जो जो सीटें होती हैं अपने स्टेट की, वहाँ पे आप मिला लो, तो यदि हम देखते हैं कि पूरे संसद की मिला लें तो कुल 79 औरतें हैं पूरे संसद में। यानी कि लोकसभा विधानसभा की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे ये रेशियो इनका है कि जहां 545 245 उसमें से, या 552 भी लगा लो आप, तो उसमें से कितने हैं, 578 या 79 ये महिलाओं की स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं कि सुधार तो हुआ है, इससे नकारा नहीं जा सकता कि हमारे देश में सुधार नहीं हो रहा वुमेन के लिए, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा। आज भी पुरुषवादी समाज है और अभी पता नहीं कब तक ये चलने वाला है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कि जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कभी कुल सदस्यों की 10% तक भी नहीं पहुंच पाई है या कि नहीं पहुंची है, और राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। और यहाँ पे जो भारत का नंबर है, यानी कि जो भी रिपोर्ट वगैरह निकाली जाती हैं, तो उसमें जो भारत का नंबर आता है वो काफ़ी देशों से पीछे है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर एक देश में महिलाओं की स्थिति अच्छी ही है, देश कोई भी हो, चाहे वो डेवलप कंट्री हो चाहे अनडेवलप कंट्री हो, हर एक जगह पे महिलाओं की स्थिति बद से बदतर ही है। ठीक है, चाहे कहीं पे भी हो, वहाँ पे माना क्या जाता है महिलाओं को, ये हमारी इज्जत है, इज्जत को वो ढक के रखते हैं। अब वो इज्जत भीतर ही भीतर मरी जा रही है। ठीक है, लेकिन इधर ये है कि हमारी इज्जत है। और यहाँ पे एक कल परसों का ही आर्टिकल था, मैं पढ़ रही थी इंडियन एक्सप्रेस का, वुमेन को बोला जाता है करेंसी ऑफ ऑनर। ठीक है, यानी कि मतलब जो औरत है वो उनकी इतनी बड़ी, जैसे रुपए छुपा के रखते हो उस तरीके से आप औरत को छुपा के रखते हो। यहाँ पे हम ये कोशिश नहीं करते, हमारे समाज वाले ये कोशिश नहीं करते। जरा आप सोचिए क्या हमारी पेट्रियार्की का ये जो चल रहा है कितना बढ़िया चल रहा है, किसमें ये कोई नहीं सोचता
महिला को अच्छी तरीके से शिक्षा दी जाए, अच्छी तरीके से उसे हर एक एरिया में, चाहे वो स्पोर्ट में हो, चाहे अपना उसका फिजिकली मेंटेन किया जाए, उसको मेंटली मेंटेन किया जाए। उसके बाद ये ना कहा जाए कि ये हमारी इज्जत है, इसे आप हाथ मत लगाना। हाथ लगा के तो देखो आप। जब आप उसको अच्छे तरीके से एजुकेशन दोगे, जब अच्छे तरीके से आप उसको फिजिकली मेंटेन करोगे, कोई भी इतनी वुमेन कमज़ोर नहीं होती। जितना कि हाँ, थोड़ा दैवीय जो भी स्थितियाँ हैं वो होती हैं, लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन जब हिम्मत मतलब उनमें वो यदि अपने पे आ जाती हैं, तो जान लेने में भी नहीं छोड़ती हैं, ठीक है? लेकिन उन्हें पहले से ही वो सारी चीज़ें मिलती ही नहीं है। और जो ज़बरदस्ती कर गई, बाहर निकल गई, तो आप देखते हो बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं। बहुत से आईपीएस महिलाएँ हैं, आईएएस महिलाएँ हैं, जो कि अच्छे-अच्छों की बोलती बंद कर देती हैं। आप देखते हो आए दिन सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो और ट्विटर जो भी आप यूज़ करते हो, वहाँ पे देखते हो कि आता रहता है ये सारी चीज़ें, ठीक है? कि किस तरीके से आईपीएस महिला या आईएएस महिला ने एक नेता को या एक लीडर को कैसे सीधे बोलते हुए भी चुप करा दिया। तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको उस तरीके से मेंटेन करो। आपने बता दिया, ये हमारी इज़्ज़त है, इसको घर पे रख दो। बस आप उसको ये नहीं कह रहे हो कि तुम थोड़ा मतलब कोशिश करो आप कि वो तो ज़्यादा डेवलप हो और वहाँ पे वो खुद अपना सेल्फ अपना जो भी अपनी जो भी रिस्पेक्ट है वो बना सके। लेकिन नहीं, हमने उसे इज़्ज़त बना दिया, इज़्ज़त बना के घर के अंदर चारदीवारी के अंदर बंद करके रख दिया। भैया तू इज़्ज़त है, बढ़िया अच्छे से यहीं घर पे रहो, आराम कर, ठीक है? तो वहाँ पे स्थितियाँ तो बिगड़नी ही है। जब ऐसे आप करोगे, महिलाएँ भी क्या करती हैं कि कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत इधर-उधर से जो भी जैसे आप लोग हैं अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए ये कोई आसान काम नहीं होगा, ठीक है? आए दिन रिश्तेदार आते होंगे और बोलते होंगे, बहुत कॉमन बात है ये, ऐसा नहीं कि मतलब मैं कोई अलग से कहीं प्लेनेट से आके बोल रही हूँ, ये बहुत एकदम से नॉर्मल बात है, कॉमन बात है, हर एक के साथ होता है कि आएँगे बोलेंगे, यार लड़की तेरी बड़ी हो गई, शादी नहीं कर रहे हो? मतलब अभी इतनी बड़ी हो गई है, कहीं भाग-वाग गई तो क्या करोगे? अब लड़की ऐसे बोले जा मतलब ऐसा बोला जाता है उनको कि पढ़ा-लिखा के क्या करोगे फालतू का? और ये हर जगह पे हो रहा है, ठीक है? जितनी भी लड़कियाँ अभी तक मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सी लड़कियों से बात होती है, सबका यही रहता है, मैडम मैं क्या करूँ? मतलब घर में इतने दिन का ही टाइम माँगी हूँ और इतने दिन का ही बोले कि इतने साल तक ही बस तुम्हें 1 साल का ही टाइम मिला, करना हो तो कर लो वरना तुम्हारी शादी कर ही देनी है। मतलब ऐसे होता है कि हमें भीख माँगनी पड़ती है कि भैया दे दो हमें 1 साल मौका, 2 साल मौका दे दो, तो हम कुछ कर लें। ये सिचुएशन आ गई है। सपोर्ट करना चाहिए आपको कि चलो ठीक है, कर रही है, जब तक आप करना चाहते हो कर लो। लेकिन नहीं, क्योंकि पेरेंट्स की यहाँ पे मैं बिल्कुल गलती नहीं मान सकती हूँ। टोटल तरीके से कि उनकी ही गलती है, वो समाज में रह रहे हैं और जब समाज में रह रहे हैं तो समाज में जो भी हो रहा है, जो भी वर्तमान समय में वो देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके अंदर भी एक डर रहता है कि लड़कियाँ सयानी हो गई, घर अपने जाएँ और वहीं पे रहें, जो भी करना हो वहीं से करें, हम अपनी ज़िम्मेदारी से फुर्सत हो जाएँ। तो वो भी बस इस हिसाब से अपना क्या करते हैं, उनकी जो भी है करके विदाई करते हैं, अपना जाओ, करो, मरो, जो भी करना है आप करो उधर, ठीक है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर से खत्म। और ये जो सिचुएशन आती है, यहाँ पे फिर लड़कियाँ हम बोलते जा रहे हैं आज अभी क्या है, जितना भी हम रेशियो पढ़ रहे हैं, हर एक सेक्टर में, वहाँ पे अभी और घटने वाला है। अभी तो ये बहुत नॉर्मल है कि हमारा सेक्स रेशियो घट रहा है महिलाओं की, तो वो तो नॉर्मल है। अभी आगे और भी यदि ऐसी कंडीशन चलती रही तो होगा। हाँ, सुधार किया जा रहा है, थोड़ा पेरेंट्स भी जागरूक हो रहे हैं। जैसे आप मान के चलिए कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? मतलब आपके आस-पड़ोस वाले हैं, थोड़ा बहुत आप हो सकता है कि उनको भी आप 2-4 बातें बता पाएँ। वहाँ से क्या होगा कि थोड़ा उनमें जागरूकता आएगी। जब जागरूकता आएगी उनके अंदर, तो वो क्या करेंगे, लड़कियों को बोझ ना समझ के अपनी संतान मानेंगे कि चलिए ठीक है, जैसे लड़का है वैसे ही लड़की है, ठीक है? और उस हिसाब से उसका लालन-पालन करेंगे, उसको जो भी करना है करने देंगे, तो कहीं जाके हमारी स्थितियाँ बेटर हो पाएँगी। तो वहाँ पे हमें जागरूकता की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है? अब उसके बाद हम देखते हैं कि भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका से भी कई मतलब लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। कभी-कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। अब देखिए यहाँ पे स्थितियाँ क्या है। कभी-कभार,
हम बात करते हैं गिनी चुनी, मतलब भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली मान लो, लास्ट मान लो, जो भी मान लो, ठीक है। अभी तक की जो महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनी है वो सिर्फ एक ही है, और वो है प्रतिभा पाटिल जी। अभी तक की आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे स्थिति है हमारी, कि अभी तक में, कब से हम 1947 में आज़ाद हुआ था देश, 51 में पहला इलेक्शन हुआ था, उधर से लेके आज तक का हम रिकॉर्ड देखते हैं तो सिर्फ एक ही महिला राष्ट्रपति बन पाई है। एक महिला, ओनली वन, एक महिला। प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री अभी इंदिरा गांधी मैम बनी है, ठीक है। यानी कि महिलाओं में हम देख रहे हैं कि क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करते हैं हम, गिने चुने हम, मतलब यहाँ पे बहुत सारे नहीं, बहुत सारे जज हैं, उनमें से हम एक या दो महिलाएं निकाल सकते हैं, और उनमें से बोल सकते हैं कि पहली महिला कौन थी। पहली महिला तो एक ही, पहली मान लो या लास्ट मान लो। तो इसमें पहली महिला शासिका की बात की जाती है, रजिया सुल्तान की बात की जाती है। वहां पे थोड़ा सा इल्तुतमिश का सपोर्ट था, ठीक है। आप यहाँ पे कह सकते हो कि इल्तुतमिश का सपोर्ट था, या उनको अपने लड़कों पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट नहीं था, वो जानते थे कि हमारी बेटी कितनी होनहार है, कर सकती है। लेकिन फिर भी रजिया सुल्तान की जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, वहां पे देखोगे कि उसका बहुत दिनों तक, यानी बहुत दिनों तक क्या, यहाँ पे वो कम से कम नहीं तो कुछ ही महीनों या साल रह पाई होगी अपने राजगद्दी पे, ठीक है। उसके बाद उसके साथ साथ उसके हस्बैंड को भी मार दिया जाता है। ये है पेट्रियार्की। आज से नहीं, बहुत सदियों से ये चली आ रही है कि वहां पे वो बन तो जाती है, लेकिन समाज उसे जीने नहीं देता, और अंत में उसको मार ही डालता है, उसका अंत कर ही देता है। क्योंकि वहां पे जो भी थे सत्ता पे, उनका कहीं ना कहीं जो ईगो था वो क्या हो रहा था, नीचे गिर रहा था, कि अरे ये बन गई, मैं नहीं बन पाया, और इसी वजह से उसको बाद में अपनी जान देनी ही पड़ी। आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, आपको पता होगा बखूबी। आप लोग को जीके पढ़ते होंगे, जीएस पढ़ते हैं, वहां पे भी आपको पता है कि हमारे देश की महिला राष्ट्रपति कौन है, महिला प्रधानमंत्री कौन है, महिला मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। आज भी आप कितने, हमारे यहाँ पे हम बात करें 28 स्टेट है हमारे पूरे इंडिया में। 28 स्टेट में जरा आप मुझे बताना कि कितनी महिलाएं हैं, कितने स्टेट की मुख्यमंत्री महिला है, कितने स्टेट की, जरा कोई हमें स्टेट बताना जहां की मुख्यमंत्री जो है वो महिला है। आपको बहुत ही गिने चुने रेयर केस मिलेंगे जहां की मुख्यमंत्री महिला मिलेगी, ठीक है। तो आप आज ही, यदि आपको पता नहीं सारे स्टेटों के मुख्यमंत्रियों का, आप नाम देखिएगा वर्तमान समय के, अभी आज तक के मुख्यमंत्री जो हैं, तो उनके नाम देखिएगा। चाहे जम्मू कश्मीर हो, अभी तो वो केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ गया, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में तो ठीक है, महिला ही थी। और उसके बाद हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब, हरियाणा, इधर आते हैं तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कहीं पे भी आप मुझे बताना। पश्चिम बंगाल में तो ममता जी हैं, ठीक है। वहां पे कुछ, मैंने बोला ना, कुछ ही आप स्टेट छोड़ दो, फिर बताना आप मुझे कि कितनी महिला वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं, कितने स्टेट में, कितनी महिला सांसद हैं, कितने अपने ऑल ओवर इंडिया की हम बात कर रहे हैं, कितनी महिलाएं सांसद हैं, या कि संसद में महिलाओं की संख्या कितनी है। ये सारे काम आज आप चेक करिएगा गूगल से कि संसद में महिलाओं की संख्या कितनी है। संसद में आप समझ रहे हैं ना, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इनमें आप मिलाएंगे कि कितनी महिलाएं होती हैं। और ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लोकसभा का, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो कहाँ से आते हैं और राज्यसभा के सदस्य कहाँ से आते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों की आज की जिम्मेदारी है कि आज आप लोग ये रेशियो मतलब पूरा देखेंगे और अपनी नोट्स में नोट भी करेंगे, और उसके बाद मुझे बताना भी है कि हाँ हम कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, कहीं पे भी आप देख लो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे कृषि के सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो, हम कहीं पे भी देख रहे हैं स्थितियाँ आज भी वही हैं। कहीं कहीं तो ऐसी हालत है कि जॉब करते हुए भी उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसी हालत है, कभी कभी तो शर्त रख दी जाती, भैया हम शादी कर रहे हैं, जॉब छोड़ना पड़ेगा आपको, या तो आप मेरे साथ रहो या तो फिर जॉब ही कर लो। तो ऐसी ऐसी मजबूरियां लोग मतलब रख देते हैं, 2 ही ऑप्शन रखते हैं, मरो या करो। अब मरो या करो में फिर हमको मिडिल वाला नहीं मिलता कि हम दोनों ही कर लेंगे। डू एंड डाई का है, करना है तो करो, वरना इधर रहना है तो इधर रहो।
और उस स्थिति में फिर महिलाएं घर ही चुनती हैं। ज़्यादातर महिलाएं, बहुत ही कम महिलाएं होती हैं जो कि जॉब अपनी चुनती हैं, घर छोड़ती हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों से समझ में क्या आ रहा होगा कि इसमें समाज में पुरुष का भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई महिला जॉब कर रही है तो उसके फैमिली वाले, चाहे वो ससुराल वाले हों चाहे इधर घर वाले हों, उनका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। यदि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अकेले वो कब तक करेगी? ठीक है, करने को तो वो कर लेगी, बहुत अच्छे तरीके से कर लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक नॉर्मल जो ज़िंदगी होती है वो तो नहीं रह जाएगी। ठीक है, और इसलिए हमें सबको साथ मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी, तभी सुधार हो सकता है। और उसके बाद हम बात करें कि इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। यहाँ पे होता है क्या, गांव वगैरह में जब देखते हो पंचायत का जब चुनाव होता है तो कभी आता है ना, आप सुने होंगे कि इस साल एसटी वालों के लिए सीटें आई हुई हैं टोटल, इस साल महिलाओं के लिए ही टोटल सीटें हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो, वहाँ पे मैं किसी भी कास्ट से हो, महिलाएं ही क्या कर सकती हैं, इलेक्शन लड़ सकती हैं। तो ये किया गया, अभी किया गया, सुधार हो रहा है। हम कई बार बोल चुके हैं कि हम इससे नहीं नकार सकते कि सुधार नहीं हो रहा, सुधार हो रहा है, बस जिस रेशियो से होना चाहिए उस रेशियो से नहीं हो रहा है। यहाँ पे जिस अनुपात से सुधार होना चाहिए, हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि उस अनुपात से अभी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे पंचायतों में बताया जा रहा है कि सुधार हुआ है, कि वहाँ पे उनको दिया जाता है, रिजर्वेशन भी है, कि हम बात कर चुके हैं। और स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। यानी कि अब हम बात करते हैं जो सुधार का है, उसी का ये नतीजा है कि 10 लाख से ज़्यादा है महिला संगठनों। और यहाँ पे 10 लाख बहुत बड़ी संख्या मत समझिएगा, कहने पे 10 लाख लग रहा, जहाँ 125 करोड़ जनसंख्या है वहाँ 10 लाख कुछ नहीं है। ठीक है, पानी के जैसे एक बाल्टी से आप एक गिलास पानी निकालोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस उसी तरीके से है कि 125 करोड़ में आप 10 लाख निकाल दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे जो हम पूरे ऑल ओवर जितनी जनता है उतने की बात इस पे की जा रही है, एक स्टेट की बात नहीं है। तो इसमें क्या है, हर एक स्टेट की मिला के, केंद्र शासित प्रदेशों की मिला के सबकी बात की जाए, जितना भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, पब्लिक रह रही है, जहाँ पे भी ये सारी सिस्टम हो रहा है, उतने का 10 लाख है। इसलिए 10 लाख बहुत बड़ी संख्या मत समझिएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। आज का आपका होमवर्क यही है कि लोकसभा यानी संसद में कुल कितनी महिलाएं हैं, आपको ये बताना है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर ही बात करें हम, तो कुल कितनी महिलाएं हैं, मतलब महिलाओं की संख्या कितनी है, गूगल पे सर्च करेंगे फटाफट आ जाएगा, और आपको मुझे बताना है कि कितनी है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से ज़्यादा अवधि से वह लटका पड़ा है और सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है और यह पास नहीं हो सका है। यानी कि राजनीतिक पार्टियां एक मत नहीं है और ये बिल अभी भी लटका पड़ा है, पेंडिंग में पड़ा है, पास नहीं हुआ है कि 1/3 महिलाओं की स्थिति, जैसे आप स्थानीय सेक्टर पे कर रहे हो वैसे ही संसद पे भी आप करो कि 1/3 महिलाओं की भागीदारी हो, चाहे पुरुष हो चाहे ना हो, लेकिन महिलाओं की भागीदारी 1/3 होनी ही चाहिए। और यदि कर देते हैं तो उसमें फिर आपको वहाँ की सीटें भरनी ही पड़ेगी। और एक बात इसमें और देखने को मिलती है जो कि सबसे बड़ी सच्चाई है, और आप लोग इससे बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। यहाँ पे होता क्या है, गवर्नमेंट ने कर दिया कि एक तो महिलाओं की गलती कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं मान सकते। वहाँ पे क्या होता है कि महिलाओं की गलती खैर नहीं मान सकते, थोड़ा बहुत है कि उनको भी कुछ मेहनत करनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि घर की वही जो मैंने बताया मजबूरी होती है, महिला सरपंच बन भी जाती है। हमने 10 लाख की बात की, 10 लाख महिलाएं स्थानीय उसमें भागीदारी अपनी निभा रही हैं, लेकिन 10 लाख महिलाओं में से उनके पीछे काम कौन कर रहा है, उनके हस्बैंड कर रहे हैं, उनके बच्चे कर रहे हैं।
यहाँ पे आपके गांव पे यदि महिला सरपंच है, आप देखेंगे कि महिला कितनी बार मीटिंग बुलाती है। वही जो महिला सरपंच है कितने बार आके आपसे मिलने आती है, कितनी बार आपको समस्याओं को सुनती है, कितने बार वो पंचायत जाती है, आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन महिला का जो हस्बैंड है वही राजनीति अच्छे तरीके से करेगा। नाम तो महिला का, ठीक है, सीटें आई, आप महिला को खड़ा कर दो, राजनीति तो उसको करनी है। बस महिला के सिग्नेचर लग रहे हैं और उसके बाद महिला को खुद नहीं पता कि क्या हम सरपंच हैं भी या नहीं है। ये सिचुएशन है। हो सकता है कि कहीं 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 कई सारे अवार्ड भी मिले हैं महिलाओं को अच्छा काम करने की वजह से। तो कई जगह पे महिलाएं जो थोड़ा बहुत एजुकेटेड हैं, जागरूक हैं, अवेयर हैं महिलाएं, तो वहाँ की मैं बात नहीं कर रही हूँ। वहाँ पे वो अच्छे तरीके से सजग हैं, अपना काम भी बेहतर तरीके से कर रही हैं जो भी है, और डेवलप भी अच्छे तरीके से कर रही हैं अपने गाँव को, ठीक है। लेकिन जहाँ पे महिलाएं अवेयर नहीं है, वहाँ की हम स्थिति बता रहे हैं कि उसमें मैं अपने गांव की ही यदि बात करूं, मेरे गांव में महिला सरपंच है, ठीक है। उस महिला सरपंच को सिग्नेचर के अलावा कुछ भी नहीं पता कि हो क्या रहा है, मतलब हम सरपंच हैं भी या नहीं है। बस इतना है कि हम सिग्नेचर कर देते हैं, उसके बाद बेटा पूरा जितना भी है सब कुछ देखता है। कुछ भी उस महिला के हाथ में नहीं है कि वो कुछ कर रही हो, सब कुछ बेटे के हाथ में है। बेटा इधर से लेके जहां तक भी है सारा काम, सब कुछ सब यही जानते हैं कि गांव का सरपंच वही है। गांव के बच्चे के मुंह पे बेटे का नाम है। उस गांव की सरपंच हकीकत में महिला, लोग महिला को वोट दिए, लेकिन महिला की कोई भी रोल नहीं है। वो हो भी जाती है, सांसद भी हो जाती है, पार्षद भी हो जाती है, वहां पे भी क्या होता है कि जो सीट है ना उसका फायदा उठाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और शायद आप लोग इससे बहुत अच्छे तरीके से परिचित भी होंगे। किसी भी इलाके में मुझे बता दीजिए, चाहे वो सांसद, पार्षद, सरपंच, सचिव कुछ भी हो, वहां पे उसके पीछे काम करने वाला व्यक्ति जो है वो महिला नहीं है। आपने सीटें आरक्षित कर दी, बहुत अच्छी बात है। वहां पे महिलाएं आ भी गई, महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें भी हो गई, लेकिन काम कौन कर रहा है? चलो ठीक है, महिला हम नहीं, हमारी औरत जाएगी, उसके बाद हमारी औरत को करना क्या, जो हम कहेंगे वही करेगी, और फिर उसके बाद तो उनकी ही राजनीति चलती है। यानी यहाँ पे भी स्थितियां बिगड़ी हुई हैं। आप कहीं पे भी देखोगे स्थितियां सुधार वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा इसकी सिचुएशन जो है वो खराब है, ठीक है। और उसके बाद अब आता है कि लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर ना उठता तो उनका लाभ मिल पाना संभव था? यानी कि यहाँ पे ये भी है कि इसमें क्या है कि जो भी महिलाएं हैं तो उनसे भेदभाव से जो भेदभाव के व्यवहार हैं तो राजनीतिक तौर पर ना उठता तो उनको लाभ पाना संभव था भी या नहीं। यानी कि आप हर एक सेक्टर पे कर देते, लेकिन जो जो भी वहाँ नियम कानून बनाने वाले हैं, बिल बनाने वाले हैं, वहाँ पे तो पुरुष ही बैठे हैं। वो क्या बनाएंगे? अभी जो आया था 3 तलाक का मामला, कितने दिन से वो चल रहा था? जरा आप सोचिए, वो 3 तलाक का मुद्दा कितने दिन से चल रहा है, क्या दिक्कत हो रही थी उनको पास करने में? क्योंकि वो उसमें था ना 3 तलाक में कि आप में से जो भी मुस्लिम कैटेगरी से होंगे या मुस्लिम धर्म से, उनको पता होगा कि किस तरीके से वहाँ पे सिर्फ पुरुष, महिला को अधिकार नहीं था। सिर्फ पुरुष कह देता था तलाक 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 और तलाक हो जाता था। महिला तलाक 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 10 बार कहे नहीं होता था। पुरुष का मन भर गया उस महिला से, पुरुष ने एक बार कहा, या मतलब कि 3 शब्दों में उसने कह दिया तलाक 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 कंप्लीट। ना तो कोई कार्यवाही ना तो कुछ। ये 3 तलाक का मुद्दा जो था उसे कितने दिनों तक संसद में पेंडिंग में पड़ा रह गया था, कितने दिनों तक। अभी जाके ये बिल पास हुआ है, अभी तक नहीं पास हुआ था। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि ये बिल जो महिलाएं आवाज उठाती हैं, क्योंकि उन्हें अधिकार नहीं था कि वो उसका, यदि घर में कुछ भी हो रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, हिंसाएं हो रही हैं, वो कुछ भी आवाज उठा ले। लेकिन यदि पुरुष का मन भर गया, उसने कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो गया। और इसीलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि ये हटे, क्योंकि हमें पता है हर एक लोगों के लिए रिजर्व सीटें, वहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जितने भी कैटेगरी के लोग हैं वो सब रहते हैं।
वो नहीं चाह रहे थे, और जब तक 1/3 या 2/3 बहुमत नहीं होता है, कोई भी बिल पास नहीं होता है। और वहाँ पे पुरुष की संख्या ज़्यादा है, पुरुष बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये सारे काम हों, और इसीलिए पेंडिंग में पड़ा रहा। क्या ज़रूरत थी उनको? कोई रीज़न था, या पुरुषों को उनसे तकलीफ़ क्या थी जो वो इस तलाक के मुद्दे को इतने दिन तक टाल-मटोल करके रखे थे कि ये नहीं आना चाहिए? यानी कि वो समझते हाथ की अपने जो भी अपने पैर की जूतियाँ या हाथ का खिलौना जो भी मान लो आप, कि हमने कह दिया तलाक, 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 तलाक हो गया। उनका को उसको मारे, पीटे, कुछ भी करें, उनका कोई वो नहीं है कि इनका कोई भी अधिकार है ये कुछ भी करें। इसीलिए महिलाओं, इसमें ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं ही अवेयर नहीं है। कुछ महिलाएं अवेयर है जिनकी वजह से आज ये स्थिति यहाँ तक सुधर पाई है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। अब आते हैं धर्म में। अभी तो लिंग चल रहा था हमारा। लिंग में हमने देख लिया कि महिलाओं की स्थिति क्या बहुत उच्च स्तर की है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा, कहीं पे भी आप देख लो आरक्षण मिल रहा, आरक्षण पे भी आप देख लो पुरुषों को ज्यादा लाभ हो रहा, महिलाओं को कम लाभ हो रहा आरक्षण में भी। तो यहाँ पे जो बाबा जी मतलब भीमराव अंबेडकर जी आरक्षण लाते हैं, वहाँ पे भी सिचुएशन खराब है। सिचुएशन कहीं पे भी सही नहीं। मैंने राजनीति में भी आपको बता दिया कि राजनीति में 1/3 महिलाओं की हमने बात की, महिलाएं बनी भी हैं, 10 लाख महिलाओं की काउंटिंग भी है। बट रियल में यदि सर्वे कराया जाता है तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि 50% से कहीं 60% से भी ऊपर महिलाओं के काम जो हैं वो पुरुष कर रहे हैं। सरपंच एक महिला है, उसके काम पुरुष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। वो, आप ये भी मान के चलिए कि 5 साल तक में उन्हें खुद भी भूल जाता है कि हम एक सरपंच हैं गाँव के, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस उन्हें अपने घर परिवार के अलावा कुछ भी पता नहीं होता है। बस मेरे पति ने मेरे को इलेक्शन पे खड़ा कर दिया था, हम जीत गए, हो गया। हमारा बस सिग्नेचर लग रहा है, क्योंकि अब सिग्नेचर तो उनके नाम का ही लगेगा। बाकी उसके अलावा उन्हें खुद नहीं पता है। और ये सर्वे कराया जाए तो गारंटी से 60% तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। 10 लाख में भी 60% की बात कर रही हूँ कि वहाँ पे महिलाएं काम करते हुए नहीं मिलेंगी आज भी। अभी इतनी स्थिति हम सुधारने की बात कर रहे हैं कि सुधर चुकी है, लेकिन आज भी मैं 60% का दावा कर सकती हूँ कि नहीं मिलेगा। और आपके इलाके में कहीं पे भी हो तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो उधर देखिएगा, कभी जाके महिला सरपंच से मिलिएगा, उनके बेटे या हस्बैंड से नहीं। यदि आपके यहाँ पे उनके बेटे, उनकी जगह पे उनके बेटे या हस्बैंड उनका रोल कर रहे हो, तो उनसे नहीं, खुद उस महिला सरपंच से जाके मिल के बात करिएगा, और फिर बताइएगा आप देखिएगा कि कंडीशन क्या है, उस महिला को कितना पता है राजनीति के बारे में, क्या जानती है वो। फिर आपको समझ में आएगा कि मैडम झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकली किया, मैं खुद जाके बात की हूँ, तब जाके मैं ये बोल रही हूँ आज। मैंने बताया ना कि मेरे गांव में महिला सरपंच, वहाँ महिला को खुद नहीं पता हम सरपंच भी हैं। ये हालत है। अब उसके बाद हमारा आता है धर्म में। तो थोड़ा सा महिलाओं के बारे में जो भी रिपोर्ट वगैरह है आप चेक कर लीजिएगा कितनी महिलाएं कहाँ पे हैं। और हम आते हैं अब धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति में। मैं आप पे छोड़ देती हूँ कि आप चेक कर लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको स्किप कर दें, और जितनी चीज़ें आप स्किप आज कर रहे हो, जो मैं बोलती हूँ आप करते नहीं हो, तो यकीन मानिए बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। उसके बाद आप मुझे फिर बाद में मत कहना कि मैडम ने ऐसा तो कहा ही नहीं, करवा देती तो अच्छा था। क्योंकि थोड़ा बहुत आप मेहनत करेंगे तभी कुछ हमारा रिजल्ट बन पाएगा, ठीक है। इसलिए आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स फैक्ट हैं और पूछ लिए जाते हैं। फिर उस टाइम पे लगता काश कर लिए होते तो बेहतर था। इसलिए प्लीज़ कर लेना, ठीक है, अच्छी बात है। और उसके बाद अब हमारा आएगा इधर में सांप्रदायिकता या राजनीति में। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, इसको भी अच्छे तरीके से ही समझेंगे। यहाँ पे आपका एक डाउट था, अशोक जी का था शायद, कि हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे हम धर्मनिरपेक्षता की तो बात करते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता कहीं दिखती नहीं है। धर्मनिरपेक्षता स्कूल कॉलेजों में हमें बांट दिया जाता है। तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है। यहाँ पे गलत क्यों है? क्योंकि हमें इस स्कूल में धर्म में नहीं बांटा जाता है। किसी भी स्कूल में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और किसी भी स्कूल में धर्म के आधार पर पढ़ाई नहीं कराई जाती है। आप देखते हो जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, मैं गवर्नमेंट स्कूलों की बात कर रही हूँ,
जो भी पब्लिक स्कूलें हैं या प्राइवेट स्कूलें भी होगी, तो वहाँ पे भी प्रेयर वगैरह जो भी है, सारी चीज़ें अपना जो फ़ारसी वगैरह की जो भी स्कूलें हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो अदर स्कूलें हैं वहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ये पार्सियन वाली होती हैं, वहाँ पे थोड़ा वो अपना धर्म ईसाई धर्म वगैरह का करते हैं, ठीक है? प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन सिर्फ़ अपने एक ही धर्म का करते हैं वो। लेकिन हम स्कूल कॉलेज में बात करते हैं, जब जाते हैं तो आप कहीं पे भी ऐसा नहीं पाएँगे, प्रेयर वगैरह होती है तो जय सिया राम या अल्लाहू अकबर नहीं होती है। कहीं पे भी किसी भी स्कूल में ये प्रेयर बिल्कुल नहीं सुनने को मिलेगा आपको। अच्छी तरीके से जो भी हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, या कि और भी कुछ जो भी मतलब कि हमें कर्मठता को हमारे याद दिलाए कि हमें क्या करना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा जैसी कुछ प्रेयर होती हैं, और लेकिन आपको धर्म से रिलेटेड नहीं सुनने को मिलेगी। आप ज़रा मुझे बताइएगा, मैं उनकी बात यदि बात करूँ जो पादरियों का होता है, या जो उनका अपना होता है अलग से, जहाँ पे वो अपना थोड़ा बहुत ईसाई धर्म का करते हैं, इससे हम नहीं नकार सकते हैं। जहाँ पे जिस स्कूलों में वो ग्रैंडपा वाले रहते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम बात करें अदर स्कूलों में, चाहे फिर वो प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, स्कूल हो या कॉलेज हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आपको धर्म में तो बिल्कुल भी नहीं बाँटा जाएगा। और हाँ, जाति में, क्योंकि हम अपने नाम के आगे सरनेम लगाते हैं। लेकिन अब स्थिति सुधर गई है, अब हम नहीं कह सकते, पहले था कि बाहर बैठेंगे। अब चाहे आप एससी कैटेगरी से आते हो, चाहे एसटी से आते हो, चाहे आप ब्राह्मण से आते हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, आपको बिल्कुल, यदि कोई टाट-फटी है उसमें साथ में बैठना पड़ेगा। बेंच लगी हुई है तो साथ में ही बैठना पड़ेगा, वहाँ पे सीट अलॉट नहीं होती है कि ये ब्राह्मण के लिए है। और यदि कहीं पे आपको यदि ऐसा देखने को मिला हो अशोक जी, तो मुझे बताइएगा। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक, कहीं पे भी, मैं एक जगह की बात नहीं कर रही हूँ, तो ऑल ओवर इंडिया की है, कि कहीं पे भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि वहाँ पे लिखा हो, सपोज बेंच रखी है, यहाँ पे मैडम है, यहाँ पे बेंच आपकी है, ठीक है? यहाँ पे मेज है, यहाँ पे मेज है। अब इसमें लिखा हो कि ये ब्राह्मण के लिए है, ये मुस्लिम के लिए है, ये क्षत्रिय के लिए है, ये वैश्य के लिए है, ये एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए, ऐसे सीट अलॉट नहीं होती है। ठीक है? होता कहीं-कहीं पे जो गवर्नमेंट स्कूलें होती हैं, वहाँ फट्टियों पे भी बैठाया जाता है, वहाँ पे भी सबको साथ ही बैठना पड़ता है, सबको साथ ही खाना मिलता है, जो भी मध्याह्न भोजन वगैरह मिलता है, साथ में ही मिलता है। तो उसमें कोई नहीं है, हम अपने नाम के आगे सरनेम लिखते हैं, और वो सरनेम हमारा जो होता है, अटेंडेंस होती है, वहाँ पे जो भी टीचर्स लेते हैं, वो अब सरनाम तो हम हटा नहीं सकते हैं। और जब तक ये सरनाम हटे, सरनेम जो है हटेगा नहीं, तो वहाँ पे ये दिक्कत तो रहेगी, खैर, कि हमें कैटेगरी पता चलती है कि हम, आप सोचिए कि किसी भी इंसान को जब तक नहीं जानते, चाहे वो एससी कैटेगरी से आता हो, चाहे बहुत ही, जिसे हम गंदा मानते हैं, हालांकि ये वर्ड बोलने में मुझे भी बहुत बुरा लगता है, ठीक है? लेकिन ये हमारे समाज में ऐसा लोग करते हैं, ऐसा लोग करते हैं, इससे हम जुठला नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब तक हमें नहीं पता आप किस कैटेगरी से आते हो। अभी मुझे आपका नाम पता है कि आपका नाम अशोक है, उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता आप कहाँ से हो, ठीक है? मेरी आपसे अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाएगी, अच्छा खासा हम एक ही टिफ़िन पे लंच भी करेंगे, एक ही बेंच पे बैठेंगे, ये सब कुछ करेंगे, आपके कपड़े मैं पहनूँगी, आप मेरे कपड़े पहनोगे, सब कुछ होगा। ठीक है? वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा कि किसी भी तरीके से हम सब शेयर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि हम किसी अलग कैटेगरी से आते हैं, आप किसी अलग कैटेगरी से आते हो, तो वो माइंड में जो भरा हुआ ना भूसा, हमारे पहले से ही भर दिया गया है कि ये वाले ऐसे होते हैं, वो वाले ऐसे होते हैं, वो वाले ऐसे होते हैं, उनको छूना नहीं चाहिए, उनको टच नहीं करना चाहिए, वरना पूरा शरीर ही गंदा हो जाता है। और वो जैसे ही हमें पता चलता है पीछे का सरनेम, नेम से कुछ नहीं होता। आपका अशोक नाम है, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड भी हो। लेकिन जैसे ही बाद में पता चलता है आपको कि मेरी कैटेगरी क्या है, या मुझे पता चलता आपकी कैटेगरी क्या है, मन में कहीं न कहीं बिल्कुल ओपन ना हो पाए, लेकिन हमारे मन में वो गंदगी ना बाहर निकलने लगती है फिर हम दूर-दूर रहने लगते हैं कि नहीं, अरे यार, ये तो ये था, मतलब छूना नहीं चाहिए था, मैंने कैसे छू दिया। तो वो हमारी जो गंदगी है बाहर निकल-निकल के, फूट-फूट के निकलने लगती है, और फिर वही हमारे समाज में फैलती है। तो ये जो सरनेम है केरल में, मैं पहले भी बता चुकी थी शायद, कि एक बार ये मुद्दा आया था कि वहाँ पे सरनेम बिल्कुल भी नहीं लगाया जाएगा।
मतलब नाम के पीछे आप नाम लिखो अपना, बेशक लिखो। आप देखते हो राजेंद्र प्रसाद, कोई उनका सरनेम बताना तो क्या नाम था उनका? मतलब जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति महोदय थे, उनका सरनेम आज तक मुझे तो नहीं पता चला। आप लोगों को पता हो तो बताइएगा कि राजेंद्र प्रसाद के आगे वो क्या थे? क्योंकि ये सरनेम जो है ना, समस्या की जड़ है। यहाँ पे आप ठीक है पहचान होती है, लेकिन नाम से भी तो अच्छी खासी पहचान हो जाती है ना। तो यहाँ पे मैं नहीं कह सकती हूँ, ठीक है जो भी सामाजिक बनाए हुए अच्छी बात है, लेकिन इज्जत करनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी को भी गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए, बुरी निगाह से, कि वो उस कैटेगरी का है तो उसे अछूत मान लिया जाए, या इस कैटेगरी का है तो अछूत मान लिया जाए। और जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, मैं बताई ना कि हवाबाजी करना, मतलब कुछ ज़्यादा बोलना हो, जितना भी अच्छी-अच्छी बातें करनी हो कर लो, बाद में जब अपने पे आती है ना, तो इंसान की सच्चाई पता चलती है कि कितना एक ही थाली पे खाते हो। तो बोलने में क्या जाता है खैर, लेकिन पहले यदि होता ऐसे तो संविधान में ये सारे नियम कानून लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारे अंदर वो था ही नहीं। हम एक इंसान है, नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहे हैं, रह रहे हैं, कितनी शांति होती ना, मतलब सब कुछ बेहतर तरीके से होता। ये सारी चीज़ें यदि होने लगती, हर एक इंसान समझदार होता तो बहुत अच्छा होता। लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं होता, हमारा देश एकदम से स्वर्ग होता। हम लोग बस आनंद से अपना शांति से शांति माहौल में जितना भी मिल रहा साध्वी रूप में कुछ भी करते रहते, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे इतनी इच्छाएँ है हमारी कि ख़त्म ही नहीं होती। ऊपर से ये जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय, लिंग, इसमें तो और ज़्यादा सब कुछ बाँट दिए। सब अपने-अपने को राजा बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। घर में भी बँटवारा होता है, सिर्फ़ वजह यही होती है कि दोनों भाई चाहते हैं मेरा राज्य चले, लेकिन अब चल तो सकता नहीं, चलेगा तो एक का ही। फिर दोनों का बँटवारा हुआ और अपने-अपने घर के फिर वो मालिक होते हैं। अपने सत्ता के लिए वो भी घर का बँटवारा कर देते हैं, और वजह सब कुछ यही होती है, रुपया, पैसा जो भी है, सब कुछ। और इंसान की सोच जो है, वो कहीं न कहीं हमें पीछे रखी हुई है, ठीक है? और इतनी ब्रॉड सोच तो ख़ैर अभी तो नहीं हो सकती है किसी की भी, चाहे वो बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन हो, जितना मैं अभी बोल रही हूँ, तो मेरी भी नहीं है, ठीक है? मैं बोल रही हूँ। जहाँ मैंने बताया ना, ये सच्चाई है कि जब हम अपने पे आते हैं, घर परिवार में यदि रहते हैं, मेरी सोच भी बहुत अच्छी है ना, तो जब घर में रहना है, तो फिर घर में घर वालों के हिसाब से ही चलना पड़ता है। आप कितना भी उनके अगेंस्ट जाओगे, तो फिर आपको घर से भी निकलना पड़ता है। ये भी होता है, तो इसलिए हाँ, हमें कहीं न कहीं कुछ मजबूरन करना पड़ता है, कुछ जानबूझ के करना पड़ता है, और कुछ हो ही जाता है। करते नहीं फिर भी हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग थोड़ा एजुकेटेड पर्सन हो, थोड़ा सारी बातों को भी देख समझ के और सुन के ही भरोसा नहीं कर लेना। खुद एनालिसिस करना, फिर ट्रस्ट करना है। और महिलाओं के बारे में थोड़ा-सा आज आप देखिएगा, और उसके बाद हम कल इसको टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो भी है इसके बारे में पढ़ेंगे। धर्म से रिलेटेड है, ये भी इंटरेस्टेड है, और इससे मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? इसलिए आप इसको थोड़ा-सा बढ़िया अच्छे तरीके से सुनिएगा। इतना मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के बता रही हूँ, और इतने सारे इधर-उधर के एग्ज़ाम्पल ला रही हूँ, तो इसलिए है कि आपके कांसेप्ट माइंड में बैठ जाए। वो भूले ना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत इधर-उधर से बना के लिख लें। 150 वर्ड ही लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना। इतना पढ़ने के बाद हमें 150 शब्द ही लिखने हैं। अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी हम देखेंगे, तो बहुत ये आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, ऑल द बेस्ट।